नमस्कार, मिड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चीन के हैकर्स ने 2 बार लद्दाख के पास भारत के बिजली संयंत्रों पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह के साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने ऐसे साइबर हमलों से बचने के लिए पहले ही अपनी बचाव प्रणाली को मजबूत कर लिया है। हालांकि बिजली मंत्री ने हैकर्स के चीन की सरकार से संबंध को लेकर कुछ नहीं कहा। बताते चलें कि इससे पहले अमेरिका आधारित साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने दावा किया कि उसने 6 अप्रैल को जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि चीनी हैकर्स सितंबर 2021 से 7 स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स पर हमला कर चुके हैं। ये सेंटर्स लद्दाख में भारत चीन की विवादित सीमा के पास हैं। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा कि चीनी हैकर्स हैं वो भारतीय बिजली संयंत्रों को लगातार निशाना बना रहे हैं। आर.के. सिंह ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि चीनी हैकर्स ने लद्दाख के पास बिजली वितरण केंद्रों पर कम से कम 2 बार हमले की कोशिश की। इस मुद्दे को लेकर विदेश मंत्रालय से सवाल भी किया गया। मंत्रालय से पूछा गया, क्या इन हमलों का मुद्दा चीन के सामने उठाया गया है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मंत्रालय को फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि भारत के अहम बुनियादी ढांचे पर्याप्त सुरक्षा में है। बढ़ते आगे, राजस्थान के अजमेर में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया है। सरकार का फैसला 7 अप्रैल से लागू हो चुका है। प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब धार्मिक जगह हो तो वहां पर लाउड स्पीकर बैन कर दिए गए हैं, या फिर सार्वजनिक जगहें भी हो वहां पर भी ये बड़ा फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है कि लाउड स्पीकर्स पर अब पूरी तरह से बैन होगा। बात करेंगे मुंबई की, जहां पर बीती रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यालय पर हमला होने की बात सामने आई है। बीती रात कुछ लोगों ने आकर मनसे के कार्यालय पर पथराव किया। मनसे के पदाधिकारियों ने एनसीपी पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। इस घटना को मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करवाने के राज ठाकरे के ऐलान के बाद की प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। बताते चलें कि राज ठाकरे ने हाल ही में एक सभा के दौरान मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी और ऐसा न करने पर मस्जिदों के सामने अपने कार्यकर्ताओं से हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ठाणे शहर पुलिस ने मनसे के इस कार्यालय पर पुलिस बंदोबस्त कर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि राज्य चुनावों पर नजर रख रहे किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए की गई कथित विभाजनकारी मांग को पूरा नहीं करेंगे। और उधर आयकर विभाग ने शिवसेना नेता और बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव पर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें इनकम टैक्स ने जाधव की 41 संपत्तियां सीज की हैं। इसमें जाधव के 5 करोड़ रुपए का फ्लैट भी शामिल है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में भाईखला की बिलखड़ी चैम्बर बिल्डिंग में 31 फ्लैट, भाईखला में होटल क्राउन इंपीरियल और बांद्रा में 5 करोड़ रुपए की लागत का फ्लैट शामिल है। गौरतलब है कि आयकर विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि शिवसेना नेता जाधव ने बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहते सभी संपत्तियां खरीदी हैं। सीज की गई संपत्तियां यशवंत जाधव और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर ली गई हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने शिवसेना नेता विलास मोहिते और विनीत जाधव के करीबियों को बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी आईटी के आगे पेश नहीं हुआ। आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले जाधव के घर और संपत्ति पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी में जुटाई गई जानकारी के बाद अब संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई की गई है।
वहीं मुंबई में ईडी के छापेमारी के बाद दिल्ली में बैठे संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। 1971 के आईएनएस विक्रांत का मुद्दा उठाया, किरीट सोमैया को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और यहां तक राउत ने किरीट सोमैया को देशद्रोही बता दिया है। अब किरीट सोमैया ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। मुझे उद्धव ठाकरे के प्रति हंसी आती है। संजय राउत ने अभी तक 7,500 करोड़ रुपया अमित शाह को किरीट सोमैया ने दिया। उद्धव ठाकरे ने एसआईटी नियुक्त की, क्या हुआ उसका? संजय राउत ने दूसरा आरोप किया कि पालघर के सोमैया परिवार की जमीन में ईडी के डायरेक्टर ने 260 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। 2.5 महीने हो गए, क्या हुआ उसका? उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने आरोप किया राकेश वाधवान सोमैया का पार्टनर है, क्या हुआ उसका? उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कहा वसई में किरीट सोमैया की बेटे की कंपनी में राकेश वाधवान ने 418 करोड़ रुपए दिए, आपने जांच की, क्या हुआ उसका? संजय राउत उद्धव ठाकरे ने कहा जूहू में 100 करोड़ की जमीन में 15 करोड़ किरीट सोमैया ने खाया, आपने सब में पुलिस की एसआईटी बिठाई। उद्धव ठाकरे साहब, हुआ क्या? यानी इसका अर्थ यही हुआ ना कि ठाकरे सरकार के एक एक घोटाले बाहर आ रहे हैं तो स्टंट करना। अब संजय राउत ने कल नया स्टंट किया, जब उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई तो उन्होंने स्टंट किया 58 करोड़ विक्रांत। और उद्धव ठाकरे साहब की पुलिस ने रात को 1:04 को एफआईआर दर्ज कर दी, कॉपी भी मुझे नहीं दे रहे थे। और वो एफआईआर में है क्या? 1.5 पेज की एफआईआर में एक प्रूफ नहीं, एक तारीख नहीं, एक कंपनी का नाम नहीं, सिर्फ इतना ही शिकायतकर्ता ने लिखा है कि भाई अखबार से मुझे पता चला कि किरीट सोमैया ने 58 करोड़ रुपए खा गए। संजय राउत ने कल कहा था कि 4 बिल्डर के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करके नील सोमैया की कंपनी में 58 करोड़ जमा हुए, उसके आधार पर उद्धव ठाकरे ने मुझे गुनहगार बनाया है। मैं उद्धव ठाकरे जी को कहना चाहूंगा, भैया वो 58 करोड़ आपने जो लगाए हैं वो कौन से बिल्डर कहां गए, उसकी जानकारी दो। बढ़ते आगे, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हर दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसी दौरान आज यानी शुक्रवार को एटीएस ने मुर्तजा के घर से बरामद अरबी भाषा की किताब में मिले रहस्यों को सुलझाया है। दरअसल मुर्तजा देश से बाहर बैठे आतंकियों से बात करने के लिए अरबी भाषा का इस्तेमाल करता था। इस किताब में उसने कई शब्दों का उन्हें मार्कर से हाईलाइट भी किया हुआ था। काफी मशक्कत के बाद अब जांच एजेंसी ने इनमें से कई शब्दों के कोडवर्ड को खंगालने में सफलता पाई है। दरअसल मुर्तजा को आतंक के रास्ते पर ले जाने वाले कोड आतंकियों से बातचीत करने के लिए होते थे। अरबी कोड से जांच एजेंसियों को उस पर शक भी होता नहीं था। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि मुर्तजा कट्टरपंथियों के कहने पर जरिमा नाम की जिहादी ऐप डिजाइन कर रहा था। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। भादु शेख बोक्तोई बीरभूम से टीएमसी के उप पंचायत प्रधान थे। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जहां टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद बोक्तोई गांव में 7 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 9 को जिंदा जला दिया गया था। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की है कि 2 घटनाएं टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या और बीरभूम हत्या आपस में जुड़ी हुई हैं। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई को दोनों मामलों की एक साथ जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि न्याय के हित में और ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नरसंहार के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दोनों जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जानी चाहिए। स्थानीय टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गुरुवार को पीठ के समक्ष कई आवेदन दायर किए गए थे। संबंधित वकीलों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भादु शेख की हत्या और उसके परिणाम स्वरूप नरसंहार हमेशा जुड़े हुए थे और इस तरह एजेंसियों को समग्र जांच करनी चाहिए।
बढ़ते आगे, चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। लालू यादव की जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में होनी है। ये भी बता दें कि चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी। अपनी अपील के साथ ही लालू यादव ने जमानत के लिए भी आवेदन दिया था, जिस पर 4 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी। हालांकि जमानत याचिका पर 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि उक्त तारीख पर अदालत ने इस मामले में सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया था। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 तरह की बीमारियां होने का हवाला दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है और इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे पहले 22 मार्च को चारा घोटाला में यहां सजा भुगत रहे राजद प्रमुख लालू यादव को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर विशेष विमान से उनकी बेटी मीसा भारती अपने साथ दिल्ली स्थित एम्स ले गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज आर्थिक नीति की घोषणा कर दी है। आरबीआई ने लगातार 11वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा। एमएसएफ रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25% रहेगा। रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35 रहेगा। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि मार्च तक महंगाई लोगों को सताती रहेगी, इसके बाद कीमतों में गिरावट आ सकती है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 5.3% महंगाई का अनुमान, वहीं 2023 में 5% महंगाई का अनुमान लगाया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अलग रास्ते पर चल रहा है। आईएफएम के अनुमानों के मुताबिक, आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में साल दर साल सबसे तेज गति की ओर बढ़ रही है। ये रिकवरी बड़े पैमाने पर टीकाकरण और निरंतर वित्तीय और मौद्रिक सहायता के चलते प्राप्त होगी। कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8% अनुमानित है। बांध को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच मुल्लापेरियार बांध विवाद में आज फैसला आने की संभावना है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक बांध नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता, तब तक मुल्लापेरियार बांध पर बनी सुपरवाइजरी कमेटी इससे संबंधित सभी तरह के निर्णय ले सकती है। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को पूर्ण रूप से कार्य करने में पूरा 1 साल का समय लगेगा। केंद्रीय जल आयोग का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने तर्क दिया था कि मौजूदा पर्यवेक्षी समिति को तब तक फिलहाल काम करना जारी रखना चाहिए। केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बांध का निर्माण 1895 में हुआ था। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया ताकि तमिलनाडु के साथ चल रहे विवाद का स्थायी समाधान हो सके। 30 दिसंबर 2021 से यह अधिनियम लागू हो गया। इस बांध के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। ये भी बता दें कि पिछले माह के अंत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों राज्यों को सलाह दी कि 126 साल पुराने बांध की देखरेख और संरचनात्मक सुरक्षा के मामले में पर्यवेक्षी समिति द्वारा निपटाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से रूस को निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया था। 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े, जबकि भारत समेत 58 देश वोटिंग से अनुपस्थित रहे। मानवाधिकार परिषद में रूसी संघ की सदस्यता के निलंबन अधिकार शीर्ष वाले प्रस्ताव के खिलाफ 24 वोट पड़े थे। ऐसे में रूस के खिलाफ आसानी से प्रस्ताव पारित हो गया। मतदान से अनुपस्थित देशों में बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया,
मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने मतदान के बाद कहा कि भारत ने आज महासभा में रूसी महासंघ को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने से संबंधित प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया। हमने तर्कसंगत और प्रक्रिया सम्मत कारणों से ये किया है। बताते चलें कि रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के बूचा शहर में की गई नागरिकों की हत्याओं की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने का अभियान शुरू किया था और अब रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया है और इससे पहले महासभा ने 2011 में लीबिया को परिषद से निलंबित किया था। और देश में महंगाई की मार लोगों का जीना मुहाल कर रही है। हर दिन बढ़ती फ्यूल कीमतों के चलते लोगों के लिए बाहर जाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि गाड़ी या फिर टू व्हीलर में पेट्रोल डीजल भरवाना जेब पर डाका डालने जैसा है। मौजूदा 18 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और ये 10% से ज्यादा का इजाफा है। सरकार तेल कंपनियों की तरफ से आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया और ये लगातार दूसरा दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम में किसी तरह की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि आज का दिन मिलाकर देखें तो 17 दिनों में 11 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जा चुके हैं। 24 मार्च, 1 अप्रैल, 7 अप्रैल और आज यानी 8 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के रेट में बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल के दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर है। मुंबई सिटी में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है। डीजल के दाम 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम 115 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर है और डीजल के रेट 99 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम 110 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हैं और डीजल के रेट 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है। क्रिकेट में कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि जब बॉलर किसी बैट्समैन को आउट करने के बाद जश्न मनाता है या फिर कहें कि जश्न मनाने में मशगूल हो जाता है, तभी अंपायर उस बॉल को नो बॉल करार देकर बॉलर के जश्न को फीका कर देता है। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिलता है क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान के साथ भी, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी ही ट्रेजेडी हो गई है। तो जैसा कि अपनी ही तिकड़मबाजी से अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने और नेशनल असेंबली को भंग करवाकर जश्न मना रहे इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने संसद बहाल करने के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को गलत बताते हुए वोटिंग कराने को कहा है।
9 अप्रैल को सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सभी विपक्षी दल जमकर जश्न मना रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से वोटिंग होने की स्थिति में उन्हें इमरान खान को अपनी साख बचाने के लिए बहुमत हासिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनके के अध्यक्ष और पार्टी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को न सिर्फ खारिज करवा दिया था बल्कि संसद भी भंग करवा दी थी। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब इमरान को वोटिंग का सामना करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लंदन में बैठे नवाज शरीफ की बातें खिल उठी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए नवाज शरीफ ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बल्कि कहूँगा पाकिस्तानी कौम आपको मुबारक हो। माशाअल्लाह ऐसे शख्स से निजात मिली है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पे तबाह बर्बाद किया है, पाकिस्तान के आम आदमी को भूखा मार दिया है और पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया है और पाकिस्तान को एक अपना बहुत ही ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां कभी तसव्वुर नहीं हो सकता था। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज निजात मिली है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा देखें। आज डॉलर जो है वो तकरीबन 200 तक पहुंच रहा है, यानी 190 तो पहुंच गया डॉलर। मिड डे न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।